हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्लास 7th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। जो चैप्टर है उससे जो भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के क्रमिक शासकों का सही कालानुक्रम चुनें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4th, तुर्की, खिलजी, तुगलक और सैयद। देखो ये जो है ना सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और सीटेट के एग्जाम में आपका जो अभी 2023 में भी जो हुआ है एग्जाम उसमें भी ये सीक्वेंस पूछा गया है, तो किसी ना किसी तरह से पूछ लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सीक्वेंस जो भी दिल्ली के सुल्तान रहे हैं। देखो सबसे पहले राजपूत वंश रहा तोमर के नाम से। तोमर में अरंगपाल है, ये शासक रहा इसका। देखो मुख्य शासक यहाँ पर दिए होंगे, जो छोटे मोटे थे कुछ टाइम के लिए बैठे गद्दी पर, उनका नहीं होगा नाम यहाँ पर। तो ये इनका टाइम पीरियड भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आए चौहान, चहामान भी इनको कहते हैं, और इसमें मुख्य कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद आए तुर्की शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक। इसमें कुछ मुख्य नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन। ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तुर्की के बाद आए खिलजी। खिलजी वंश आता है, इसमें जो मेन नाम है इनका जलालुद्दीन खिलजी का नाम और अलाउद्दीन खिलजी का नाम जाना जाता है। और इनका टाइम पीरियड भी देख सकते हो 1290 से 1320। तुगलक वंश आता है इसके बाद। तुगलक वंश में जो मुख्य शासक रहे हैं वो है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश में खिजर खां, और लोधी वंश में आते हैं बहलोल लोधी। तो ये है सीक्वेंस जो कि आपका रूलर्स हैं दिल्ली के। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है अक्सर। तो सुल्तानों का सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है किसी एक डायनेस्टी से, और सिर्फ ये वंश जो हैं, डायनेस्टीज जो हैं, इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो कई तरह से क्वेश्चन इससे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान दासों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का क्या कारण था? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वे भरोसेमंद और अपने मालिक पर निर्भर थे, इसी वजह से दासों को ऊंचे पदों पर ये नियुक्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में बंदगां शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुलाम। ये टॉपिक कनेक्टेड है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है अभी। तो दासों को जो नियुक्त करते थे उच्च पदों पर, वो कुछ इसी तरह से रिलेटेड है ये बंदगां से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगां के बारे में 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। सही ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी यहाँ पर गलत है। पहली में दिया है कि बंदगां विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो देखो खरीदा जाता था गुलामों को, और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। देखो एक ट्रेनिंग दी जाती थी इनको एक तरह से। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें दिया है कि बंदगां पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे। ये बात तो सही है कि निर्भर होते थे, और इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये चीज़ गलत दी गई है जो बाद में दी गई है। मालिकों पर निर्भर तो होते थे लेकिन सुल्तान उन पर विश्वास भी करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर से इल्तुतमिश की बात करें तो, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को ये सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब गुलामों को ये नियुक्त करते थे एक तरह से, सूबेदार वगैरह। तो इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, गुलामों को ही कहा जाता है बंदगां। इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, एक तरह से मिलिट्री सर्विस के लिए, और उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। भाई अच्छे इनको पद दिए जाते थे और उसके लिए इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, जो कि स्टेटमेंट में दिया था, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। वहाँ पर दिया था कि निर्भर नहीं हो सकते थे, तो इसी वजह से गलत था वहाँ पर स्टेटमेंट। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे, यानी कि इसी तरह से ट्रेनिंग उनको देते रहे, राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे, ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पदों पर, और साथ ही अपने पर आश्रित
जो उन पर डिपेंड थे, शासकों पर, निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। भाई तुम गुलामों को अगर अच्छे पद दे रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है ना जो तुम शासन कर रहे हो और वो ही वैसा ही शासन चलता रहेगा, तुम्हारे जो उत्तराधिकार हैं वो भी तो आएंगे ना, जरूरी थोड़ी ना उनके साथ भी उनकी ट्यूनिंग ऐसी ही बनेगी। तो इससे हुआ क्या कि इनस्टेबिलिटी आ गई, अस्थिरता पैदा होने लगी। अब वो जब स्वतंत्र रहेंगे, मतलब कि जब वो मान लो उस रूलर का मतलब उसकी रूलर की डेथ हो गई, उसके बाद उसका उत्तराधिकार आ गया कोई, उसका बेटा वगैरह, अब उसके साथ उसकी नहीं जमी, और जो बेटा है वो भी अपने दासों को लेकर के आएगा। तो जो पुराने दास हैं उनको तो फिर बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी तो अच्छी खासी वैल्यू रही है पहले से। जब उनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा, फिर उससे क्या होगा, झगड़े पनपेंगे। तो ऐसा ही था यहाँ पर भी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी कि जो राजा है, जो शासक है उस टाइम पर, उसके लिए तो वफादार थे ये, लेकिन उनके जो बेटे वगैरह आएंगे उसके बाद जो शासन करेंगे, जरूरी थोड़ी ना कि उनके लिए भी वफादार रहेंगे। तो नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाता था। अब देखो, सुल्तान जो निचले तबके के लोगों को संरक्षण देता था, उसके कारण जो उच्च वर्ग के लोग थे, कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। अब उनको तो ये बात सही नहीं लगेगी, भाई निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दे रहे हैं, तो जो उच्च वर्ग में उम्मीद लगाए बैठे रहते होंगे उनको मतलब बुरा लगता होगा इस चीज़ का। तो फारसी तवारीख के लेखकों ने भी निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तवारीख के बारे में पूछा जाता है ना। तो तवारीख के लेखकों ने इस बात की आलोचना की है शासकों की, भाई तुम गुलामों को या फिर दासों को ऊंचे पदों पर क्यों बिठा रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इक्तादार और जागीरदार के बारे में सही है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए सही है। ये उपाधियां क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों के सैन्य कमांडरों को दी गई। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, और ये इलाके जो हैं इक्ता कहलाते थे, जिस इलाकों में उनको नियुक्त करते थे। सेनानायक थे ये, तो इक्ता कहलाते थे, और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी होते थे इनको कहते थे इक्तादार या फिर मुक्ति, जो एरिया जिसके पास होता था उसके हिसाब से। तो मुक्ति का फर्ज क्या था कि सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, यानी कि वो लीड करेगा एक तरह से जो मिलिट्री सर्विस होगी उसके लिए, और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे पुलिस का काम होता है ना आज, वैसे ही। तो अब क्या आज के टाइम में तो मिलिट्री और पुलिस अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री और पुलिस का दोनों का काम कौन करेगा, इक्तादार या मुक्ति करेगा। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। देखो, वेतन इनको राजा नहीं देता था या शासक नहीं देता था, ये जो टैक्स वसूल करते थे ना, उसी से इनकी आय होती थी। तो राजस्व के रूप में जो मिली रकम थी उसी से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे भाई, क्योंकि मैन पावर तो लगेगी ना अगर कोई काम करेंगे तो मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था, यानी कि ये जो मुक्ति अपॉइंट कर दिए, इक़्तिदार बना दिए, अब इन पर कंट्रोल भी तो करना होगा ना। कल को ये भी कहने लगे कि भाई हम भी अपना अलग राज्य बना देंगे। तो तरीका ये था इन पर कंट्रोल करने का कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। अगर वंशानुगत चलेगा तो उनकी पावर बढ़ती जाएगी, और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, अगर ज़्यादा टाइम के लिए मिलेंगे तो भी उनकी पावर बढ़ जाएगी। तो जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, यानी कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ऐसा इनका स्ट्रेटेजी थी इन पर कंट्रोल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सैनिकों को सोने और चांदी की नहीं बल्कि सस्ती धातु से बनी टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा से भुगतान किया। इस सस्ती मुद्रा का इस्तेमाल लोगों ने कर चुकाने में किया और ये नीति विफल रही। तो लोगों ने टैक्स चुकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। जब शासक ने क्या किया, उनको पेमेंट किया सस्ती टोकन मुद्रा से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है यहाँ पर, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को मतलब नगद वेतन देता था ये तुगलक, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। जैसे आज मुद्रा चल रही है ना, नोट करेंसी चलते हैं, वैसे ही उसने भी चलाई। क्योंकि पहले तो सोने चांदी के सिक्के चलते थे, उस तरह की मुद्रा होती थी, उसकी वैल्यू होती थी, इसने भी ऐसी चलाई।
तो सांकेतिक मुद्रा इसको कहते हैं। तो ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के बनते थे, क्योंकि वैसे तो जो ओरिजिनल मुद्रा थी ना वो सोने चांदी की बनती थी, तो ये सस्ती मुद्रा के बनाने लगा, सस्ती धातु के बनाने लगा, सॉरी। तो 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था और वे बड़े चतुर थे। अब देखो, शासक चतुर है, वो अगर उनको पेमेंट उससे कर रहा है सस्ती वाली मुद्रा से, तो वो भी तो वही करेंगे ना। तो अपने सोने चांदी के सिक्कर वो बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम जो टैक्स थे ना इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। भाई हमें जो ये पेमेंट मिली है उसी के थ्रू तो चुकाएंगे ना। तो इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, और ये भी एक डिसएडवांटेज था इसका कि लोग इसको घरों में बनाने लगे, मतलब बनाए जा सकते थे। तो हुआ क्या कि भाई सोने चांदी के जब नहीं भुगतान करेंगे, टैक्स भी वैसे ही मिलेगा सस्ती मुद्रा में, तो क्या होगा, प्रशासन ठप हो जाएगा। भाई जो आय आ रही है, इनकम आ रही थी, वो तो बंद हो गई ना सस्ती मुद्रा की वजह से। तो ये इसकी एक काफ़ी बड़ी गलती रही। कई सारे फेलियर हैं इसके वैसे, तो आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में तो जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन देखें तो 4th करेक्ट हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही हैं। मोहम्मद तुगलक की उच्च प्रशासनिक पदों पर एक वाइन डिस्टिलर और एक नाई और एक रसोइया नियुक्त करने के लिए आलोचना की गई। यानी कि इसने बहुत अच्छे पदों पर, जैसे आज देखते हैं ना हम शेफ़ वगैरह, उस तरह से एक अच्छे लेवल पर इसने ये 3-4 लोगों को अपॉइंट किया, लेकिन उसके लिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। और यहाँ पर ये उस समय में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और रूढ़ियों को दर्शाता है। जैसे होता है ना स्टीरियोटाइप कि भाई इन लोगों को हम ऊंचे पदों पर नहीं बिठा सकते, वैसा कुछ स्टीरियोटाइप की यहाँ पर बात की गई है। तो दोनों ही सही हैं। ये बात सही है कि भाई स्टीरियोटाइप का ही है ये एग्जाम्पल एक तरह से। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल होता है शराब बनाने और बेचने वाला, और फिरोज़ हज़ाम नामक नाई जो कि बाल काटते हैं, और मन का तब्बाख नामक बावर्ची जो खाना बनाता था, और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। वही ये कहा कि भाई ये नाकाबिल है, मतलब शासन करना इसको आता नहीं है, इन लोगों को इसने ऊंचे पदों पर बिठा दिया। एक तरह से इस तरह से वर्णन किया है इसने। अक्षमता मतलब क्षमता नहीं है इसमें शासन करने की। तो ध्यान रखेंगे, माली भी है उसमें, क्वेश्चन में माली इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता चल रही हैं इसमें। दिल्ली सल्तनत की आंतरिक सीमा की नीति का अर्थ था, आंतरिक यानी इंटरनल फ्रंटियर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, भीतरी इलाकों को मजबूत करने के लिए जंगलों को काटना। तो क्योंकि देखो जंगलों में घुसपैठ हो जाती थी, जंगलों में छुप जाते थे लोग जो हमले करने वाले थे, युद्ध करने वाले थे। तो जंगलों को काटने का इरादा मतलब क्या था कि भाई अंदर जो है एक तरह सेफ्टी रहे, जंगलों में कोई छुप ना पाए, तो इसलिए जंगलों को काट दिया गया। तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। तो इन अभियानों के दौरान हुआ क्या कि गंगा यमुना के दोआब, गंगा यमुना का जो एरिया है पूरा, उससे जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी और संग्राहक जो थे, शिकारी संग्राहक जो भी भटकते रहते थे इधर उधर, या फिर चरवाहे थे, उनको पर्यावास से खदेड़ दिया गया जहाँ पर रहते थे वो, और वो ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर वैसे जो शहर होते हैं बनाए और बसाए गए। गैरिसन शहर के बारे में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, गैरिसन नगर से अभिप्राय है। तो कौन सा होता है गैरिसन नगर? तो ये होता है किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। एक तरह से बंदी कर दी, चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है इसको, जिससे कि भाई जो हमला वगैरह है ना वो हो ना पाए इजीली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 टर्म को समझ लेते हैं। एक तो आपको भीतरी प्रदेश मिलेगा इस चैप्टर में शब्द। भीतरी प्रदेश होता है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, तो ये होता है भीतरी प्रदेश। तो आसपास का इलाका जो है एक तरह से उसको ही हम कहते हैं। गैरिसन शहर होता है किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा, उपमहाद्वीप यानी कि जो भारत और भारत के आसपास वाले कंट्रीज़ थी सभी ये उपमहाद्वीप, एक उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो ये जो इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। कहने का मतलब कि पूरा भारत उनके कंट्रोल में नहीं था, बहुत ज़्यादा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इनके अधिकार में आता ही नहीं था। तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अब देखो बंगाल देख लो कितनी दूर है और दिल्ली देख लो, तो अब वहाँ तक जो है नियंत्रण कर पाना इनके लिए कठिन हो रहा था। तो दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। अब देखो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त कर लेते थे लेकिन फिर से स्वतंत्र हो जाता था, क्योंकि कंट्रोल नहीं था ना वहाँ पर। तो कंट्रोल करते भी कैसे ही, राजधानी कितनी दूर थी। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। देखो गंगा के जो मैदानी इलाके ना उसमें भी घने घने जंगल। अब देखो जंगलों में कौन घुस करके बैठा है कुछ पता थोड़ी ना है। तो वो वाले जो इलाके हैं वो, उन पर भी इनका कंट्रोल नहीं हो पाया। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। तो जो लोकल होते थे ना सरदार, वो अपना शासन जमा लेते थे भाई, जब जो इतनी दूर से नियंत्रण हो नहीं पा रहा था राजधानी से। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा ले लेते थे, लेकिन ये अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। देखो जब तक जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो या फिर बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे जो बड़े बड़े लेवल पर होते हैं लोग, तो तब तक कोई भी सत्ता नहीं जम सकती। अगर सपोर्ट मिलेगा तभी जम सकती है, वरना तो ये जीत लेंगे फिर से वो एक तरह से इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देंगे। तो ऐसे ही होता था इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिन्हाज सिराज ने लिखा है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, रजिया से रिलेटेड। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4। ए गलत है, बी सही है। ए में लिखा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये रजिया ने नहीं किया था, किसी और ने किया था, अभी देखेंगे किसने किया था। तो तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये बात सही है, तवारीख लेखकों ने ये ऐसा कहा था। सोशल डिफरेंस को इन्होंने जारी रखने की बात करी थी। ये शासकों को एक तरह से सलाह देते थे इस तरह की कि जो लिंग भेद है ना वो सही है, कि पुरुषों को एक तरह से इन्होंने स्त्रियों से अच्छा बताया, श्रेष्ठ बताया था। तो यहाँ पर कथन भी सही है। तो यहाँ पर रजिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो मतलब कि उस टाइम पर जो मतलब लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, उनको मतलब कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता था ये बात कि वो शासक बन गई, शासिका बन गई। तो दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। अगर वो मतलब जब वो गद्दी पर बैठी तो मतलब एक तरह से दरबार में जो लोग थे ना, वो भी इस चीज़ से खुश नहीं थे कि भाई ये लड़की जो है शासन चलाए। तो सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। भाई कितनी साजिशें हुई तो वो हटी जाती, अब क्या करती। तो रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार हैं कुछ, तो वो देख लेते हैं क्या विचार हैं इनके, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इनका मानना ऐसा था कि भाई जो पुरुषों के अधीन होनी चाहिए स्त्रियां, वही आदर्श समाज है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, क्योंकि भाई वो पुरुषों के अधीन नहीं है। तो इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब रजिया में जो इतनी खूबियाँ थी उससे उसको मिला क्या, मतलब मर्दों जैसी जो खूबियाँ थी उसमें। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, हो सकता कुछ भी पूछ लिया इसमें से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, जो वहाँ पर हमने स्टेटमेंट देखी थी ना क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। तो उस वंश की रानी जो रुद्रम्मा देवी थी, इनका टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम तक शासन किया था इन्होंने 1262 से 1289 तक। तो इसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। अब क्योंकि भाई देखो महिलाओं को तो ये आज़ादी नहीं थी ना, शासिका बन सकें, वो शासन कर सकें,
तो भाई उसने क्या किया, उसने पुरुष होने का भ्रम ही पैदा कर दिया लोगों में, पुरुषों जैसा नाम लिखवा करके। तो एक और महिला शासिका थी इसके अलावा भी, कश्मीर की रानी दिद्दा, हो सकता है पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। इनका शासन कब रहा, 980 से 1003 तक। तो उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है, दिद्दा जो नाम था उनका। तो जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि प्रजा ने यह नाम दिया होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तवारीख से कई क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो तवारीख पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तवारीख पर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा 4, बी और सी सही है और ए गलत है। यहाँ पर तवारीख के लेखक गांव में रहते थे, ये गलत है, वो शहरों में रहते थे ज़्यादातर। तो उन्होंने पुरस्कारों के लिए, सुल्तानों के लिए उनका इतिहास लिखा, ये बात सही है। वो रिवॉर्ड के लालच में लिखते थे इतिहास सुल्तानों का। इन लेखकों ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता के नियमों की सलाह दी, जैसे कि मैंने अभी बताया था पीछे कि पुरुषों को ये श्रेष्ठ मानते थे तवारीख के लेखक। तो वैसी ही जो सामाजिक व्यवस्था उसको बनाए रखने की इन्होंने सलाह दी कि भाई वैसी ही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, जिससे कि जो आदर्श समाज है वो बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ए सही है, बी गलत है। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, ये बात सही है। लिंग भेद देखो वही है कि इन्होंने पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ बताया है, तो उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सारे लोग सहमत नहीं होते थे इस चीज़ से। अब भाई देखो महिलाएं भी तो होंगी ना उसमें, या फिर पुरुष भी कुछ इस बात से सहमत नहीं होंगे, तो सभी नहीं सहमत होते थे उनकी बात से। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी, तो ये प्रशासनिक भाषा थी फारसी, पर्शियन। तो पर्शियन का वो वर्ड भी था बंदगां, तो उससे भी आप नाम याद रख सकते हो लैंग्वेज का, कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। अब तवारीख के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये बला तवारीख, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इतिहास जानने के कई सारे स्रोत थे, जैसे कि वो शिलालेख, सिक्के, स्थापत्य। तो अभी ये जो स्रोत थे ना, इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है क्या, तवारीख। तवारीख को एक वचन में कहते हैं तारीख और बहुवचन में कहते हैं तवारीख। तो फारसी में लिखा गया था ये, और क्योंकि देखो प्रशासन की जो भाषा है वो फारसी ही थी दिल्ली के सुल्तानों के अधीन। तो तवारीख है क्या, तो वही है कि तवारीख के लेखक जो है ना विद्वान पुरुष थे। विद्वान पुरुष जैसे कि भाई सचिव हो गए, सेक्रेटरी, दरबार में जो थे प्रशासक हो गए, कवि हो गए, दरबारी हो गए। तो जिन्होंने दोनों ने घटनाओं का वर्णन किया और शासकों को शासन पर सलाह दी। मतलब इन्होंने घटनाओं का तो वर्णन किया ही किया और इसके अलावा शासन पर भी इन्होंने सलाह दी, न्यायपूर्ण शासन के महत्व पर इन्होंने बल दिया। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर तवारीख और उनके लेखकों के बारे में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आता है, इनसे आया हुआ भी है। तवारीख के लेखक शहरों में रहते थे, शायद ही कभी गांव में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि गांव में नहीं रहे होंगे, शायद का मतलब यही हो गया। तो वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए समृद्ध पुरस्कारों की आशा में लिखते थे, मतलब रिवॉर्ड के लालच में लिखते थे ये इतिहास सुल्तानों के लिए। इन लेखकों ने शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लिंग भेद ये मानते थे काफ़ी, पुरुषों को मतलब स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं समझते थे, स्त्रियों को समझते थे कि वो पुरुषों के ही अधीन रहें, उन पर ही डिपेंड रहें। तो ऐसे आदर्श समाज की व्यवस्था की इन्होंने मतलब एक तरह से वकालत करी थी और सुल्तानों को भी यही नसीहत देते थे ये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।